दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिबॉर्न एज ए यूजलेस प्रिंसेस बट बीकेम ओवरपावर्ड का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना, जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैन आयरन ओर पर काम शुरू करता है और उसे भी नैनो क्यूब में बदल देता है। वो मोटो एडवेंचरर यह देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वैन से पूछता है कि क्या वो इससे तलवारें बना सकता है। वैन को उसकी शील्ड तोड़ने का अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उसके लिए एक स्वॉर्ड बनाने को राजी हो जाता है। वो बंदा उससे एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड मांगता है। वैन पहले शॉर्ट स्वॉर्ड बनाता है और पूरे फोकस के साथ हर डिटेल इमेजिन करता है कि वो ड्यूरेबल, शार्प और दिखने में एकदम शानदार हो। वो एडवेंचरर स्वॉर्ड देखकर झूमो उठता है और बाकी सब उसे घेर लेते हैं, जबकि वैन उसी डिजाइन की एक लॉन्ग स्वॉर्ड भी तैयार कर देता है। यह देखकर बाकी एडवेंचरर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह सब वैन के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही तलवारें चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑर्स वही लाए थे, वैन डिसाइड करता है कि वह सबके लिए एक एक स्वॉर्ड बनाएगा। तभी प्लूरियल कहती है कि यह तलवारें मार्केट में बहुत महंगी बिक सकती हैं। वैन सोचता है कि अगर वो मिथ्रिल से स्वर्ड्स बनाए तो शायद कीमत और भी ज्यादा मिलेगी। तभी एस्पार्टा वहां पहुंचता है। वो मिथिल और चेक करके बताता है कि यह बहुत रेयर है और अगर यह पहाड़ों के बाहर जंगल में ही मिल गया है तो इसका साफ मतलब है कि आसपास कोई डंजन है। वो समझाता है कि अगर यहां डंजन मिल गया तो यह गांव रातों रात फेमस हो जाएगा और हजारों लोग रोज यहां आने लगेंगे। ये इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, पर वैन जानता है कि फिलहाल वो इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। ऊपर से उसे डर है कि डंजन के लालच में दुश्मन देश या पड़ोसी नोबल्स उन पर हमला कर देंगे। प्लूरियल कहती है कि अगर डंजन मिल गया तो वैन के पिता तुरंत नाइट्स भेजेंगे इस पर कब्जा करने के लिए। वैन दुखी होकर कहता है कि उसके पिता ने तो उसे डिसोन कर दिया है, तो अगर यह गांव इंपॉर्टेंट बन गया तो उसे फिर से कहीं और भेज दिया जाएगा। प्लूरियल अब समझ जाती है कि वैन पहले इस गांव को एक मजबूत टेरिटरी बनाना चाहता है, इससे पहले कि वो डंजन की खबर बाहर फैलाए। और तो वादा करता है कि वह उस तरफ नहीं जाएंगे जहां डंजन हो सकता है और उसके दोस्त भी मान जाते हैं। वैन उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतना बड़ा राज छुपाया। भले ही डंजन ढूंढने में उनका ज्यादा फायदा होता। कुछ ही वक्त में वैन बेहतर मटेरियल से गांव का हुलिया बदल देता है, पर टिल को फिक्र है कि वह जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। तभी एक विल्जर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि आर्मड लिजर्ड मॉन्स्टर्स का एक झुंड गांव की तरफ बढ़ रहा है। वैन तुरंत सबको दीवारों के अंदर आने का आर्डर देता है और गेट लॉक कर देता है। विलेजर्स उन मॉन्स्टर्स को देखकर कांप रहे हैं, पर वैन उन्हें हौसला देता है कि अगर वह साथ मिलकर लड़े तो वह किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। वैन की बातों से सब मोटिवेट हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वह अपने गांव की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वैन तुरंत उन्हें दीवारों पर जाने और बलिस्टे संभालने को कहता है। काम उसे बताता है कि ऑर्थो और उसका ग्रुप शिकार पर गए हैं, इसीलिए किसी को कमान संभालनी होगी और वैन खुद अपने सिटीजन्स के साथ ऊपर जाने का फैसला करता है। पर टिल रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वैन भले ही कोई सिंप ना हो, पर वो उसे दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए वो डी से कहता है कि वो ऊपर जाए और उसे रियल टाइम सिचुएशन बताता रहे, जबकि वह खुद जमीन पर रहकर ऑर्डर्स देगा। डी उसका ऑर्डर मानता है और तुरंत दीवार पर चढ़ता है, पर सामने का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो डी को बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं और उनकी ऊंचाई 8 मीटर्स के आसपास है। यानी फ्रीडम यूनिट्स में समझो तो 3 हाथी एक के ऊपर एक खड़े हों। यह देखकर डी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े वेटन नाइट्स का ग्रुप भी एक अकेली आर्मर्ड लिजर्ड्स को गिराने में पसीने छोड़ देता है, और यहां उनके पास गिने चुने ट्रेन फाइटर्स ही हैं। वैन तुरंत कमान संभालता है और उसे जॉइंट क्रॉसबोज में लोहे के तीर आयरन एरोज लोड करने का ऑर्डर देता है, और डी बिना वक्त गवाए आगे बढ़ जाता है। उसके नाइट्स उसे बताते हैं कि इन लिजर्ड्स की स्किन इतनी सख्त है कि नॉर्मल हथियार से उनके स्केल्स को खरोच तक नहीं पाएंगे, और डी ये बात अच्छे से जानता है। वो कहता है कि अब तक उसने अपनी जिंदगी की सारी जंग जीती हैं, पर इस बार वो अपने दिमाग की जगह वैन के दिमाग और उसके फैसले पर भरोसा करना चाहता है। वो सबको बलिस्ता लोड करने का हुक्म देता है और फिर जोर से चिल्लाता है, फायर! जैसे ही तीर लिजर्ड से टकराते हैं, वो एक पल के लिए गायब हो जाते हैं, और डी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि जहां जहां तीर लगे हैं वहां उन मॉन्स्टर्स के शरीर में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। वो आम लिजर्ड्स इनर्शिया की वजह से कुछ सेकंड्स तक आगे बढ़ती हैं और फिर ढेर होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और पहली ही बार में गांव वाले 10 लिजर्ड्स को ढेर कर देते हैं। डी वैन के बनाए हथियारों की क्वालिटी देखकर दंग रह जाता है, और साथ ही उन विलेजर्स से भी काफी इंप्रेस होता है जो पता नहीं कैसे मेरे पबजी के रैंक मैचेस वाले टीममेट से भी अच्छा एम कर रहे थे। वो सबको राउंड 2 के लिए तैयार होने को कहता है, पर नाइट्स बताते हैं कि अब हर बलिस्ता के लिए सिर्फ एक ही लोहे का तीर बचा है।
डी कहता है कि जो है वही लोड करो और चला दो, और वो कुछ और लिजर्ड्स को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी लगभग आधी लिजर्ड्स बची हुई थी और उनके तीर खत्म हो चुके थे। डी ये खबर वैन तक पहुंचाता है और वैन तुरंत इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने लगता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि कैसे काम की लकड़ी की तलवार ने फैटी की हाई स्पेक शील्ड को मक्खन की तरह काट दिया था, और वो सोचता है कि शायद ये लकड़ी आम लिजर्ड्स पर भी काम कर जाए। वो डी को लकड़ी के तीर यूज करने को कहता है। नाइट्स को लगता है कि यह पागलपन है, क्योंकि लकड़ी भला उस स्टील जैसी सख्त स्किन के पार कैसे जाएगी। डी उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि वैन ने पहले ही उन्हें कई बार गलत साबित किया है, इसलिए वो उस पर पूरा भरोसा करेगा। वो सबको विलेजर्स को लकड़ी के तीर लोड करके चलाने का ऑर्डर देता है, और हैरानी की बात यह है कि वो लकड़ी के तीर भी लिजर्ड्स के पार निकलने लगते हैं, भले ही वो बीच में अटक जाएं। खुशकिस्मती से वो तीर उनके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच रहे थे और उन्हें तुरंत ढेर कर रहे थे। और अब डी समझ गया था कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। वो गांव वालों से कहता है कि फिर से लोड करो और फायर करो, क्योंकि आज रात सबको लिजर्ड्स मीट की दावत मिलने वाली है। गांव वाले उसकी बात मानते हैं और आर्मर लिजर्ड्स पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी साफ हो जाती है। बी बड़े गर्व से वैन और बाकी सबके सामने अपनी जीत का ऐलान करता है और सब जोर जोर से जश्न मनाने लगते हैं। टिल वैन को जोर से गले लगा लेती है, जबकि वैन अभी भी यह प्रोसेस कर रहा है कि उसके लकड़ी के हथियार इतने खतरनाक मॉन्स्टर पर कैसे काम कर गए। दीवार के ऊपर खड़े नाइट्स आपस में बात कर रहे थे कि उनकी तरफ से एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ और हथियारों का स्टॉक भी काफी बचा हुआ है। डी को लग रहा था कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि मजा ही नहीं आया, लेकिन इससे यह साफ था कि वैन की ताकत कितनी खतरनाक लेवल की है। कुछ देर बाद गांव वाले औरतों की टीम की निगरानी में उन विशाल लिजर्ड्स की बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर देते हैं। ऑर्थो सभी को समझाता है कि उनकी आंखें, दांत, चमड़ी और मैजिक कोर को ध्यान से अलग रखो, जबकि मीट को खाने के लिए स्टोर किया जाए। वो बताता है कि आमतौर पर इन मॉन्स्टर्स को काटने में काफी समय लग जाता है और तब तक मीट खराब होने लगता है, मगर वैन के बनाए खास चाकुओं की वजह से पूरा काम बेहद आसान हो गया था। उसी समय वैन वहां पहुंचता है और मीट का इतना बड़ा ढेर देखकर तय करता है कि इस जीत की खुशी में गांव में शानदार दावत रखी जाएगी। रात होते ही जश्न शुरू हो जाता है और सभी लोग जमकर लिजर्ड मीट का आनंद लेने लगते हैं। औरतों की पार्टी वैन से बात करते हुए उसकी बनाई हुई तलवारों और हथियारों की खूब तारीफ करती है। डी ये सुन लेता है और थोड़ी जलन के साथ वैन से पूछता है कि क्या उसने पहले भी एडवेंचरर्स के लिए हथियार तैयार किए थे। तभी ऑर्थो और उसके साथी अपनी तलवारें दिखाकर शेखी बघारने लगते हैं। डी अब और ज्यादा उत्साहित होकर वैन से कहता है कि उसके लिए भी एक खास स्वॉर्ड बनाई जाए, चाहे उसके बदले उसे जितना पैसा देना पड़े। बाकी नाइट्स भी वैन से नए हथियारों की मांग करने लगते हैं। वैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो उनसे पैसे नहीं लेना चाहता, लेकिन इस समय गांव के कामों में काफी व्यस्त है। वो वादा करता है कि जैसे ही हालात संभलेंगे वो सबके लिए नया गियर तैयार करेगा। ये सुनकर सभी नाइट्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद ऑर्थो वैन को बताता है कि सामान्य तौर पर एक आर्मर्ड लिजर्ड करीब 20 गोल्ड कॉइन्स में बिकती है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा मीट ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, इसलिए उन्हें लगभग 8 गोल्ड कॉइन्स में ही बेचना पड़ेगा। फिर भी यह रकम बहुत बड़ी थी और वैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने पैसों का करेगा क्या। तभी अस्पर्ता उसे एक परेशानी के बारे में बताता है कि अगर किसी गांव की कमाई 100 गोल्ड कॉइन्स से ऊपर जाती है तो उसका आधा हिस्सा टैक्स के तौर पर मार्किस को देना पड़ता है। यह सुनकर वैन का चेहरा उतर जाता है, जैसे उसकी सारी जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई हो। वो तुरंत पूछता है कि क्या टैक्स से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अस्पर्ता साफ मना कर देता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सामान की बिक्री छुपाना नामुमकिन था। वैन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर उसके पिता को इस गांव की असली क्षमता का पता चल गया तो शायद उसे दोबारा किसी दूर इलाके में भेज दिया जाएगा। तभी अचानक अस्पर्ता को एक आइडिया आता है। वो सुझाव देता है कि वे इस जीत की रिपोर्ट सीधे मर्सिया को भेज सकते हैं। वैन तुरंत समझ जाता है कि अगर इन लिजर्ड्स को हराने का सारा श्रेय उसके बड़े भाई को दे दिया जाए तो गांव की असली ताकत छुपी रहेगी और वो यहां ज्यादा समय तक आराम से रह पाएगा। अगली सुबह 2 व्यापारी गांव में पहुंचते हैं। सामने विशाल किले जैसी दीवार देखकर दोनों पूरी तरह दंग रह जाते हैं। वे घबराकर एक दूसरे से कहने लगते हैं कि शायद वे रास्ता भटक गए हैं या नक्शा गलत है। तभी गेट के ऊपर वैन दिखाई देता है और उनका स्वागत करता है। दोनों व्यापारी वैन को पहचानकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मार्किस का मशहूर जीनियस बेटा था। वे अपना परिचय बेल और रेंगो के रूप में देते हैं, जो मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए थे। वैन उन्हें अंदर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे वेयरहाउस के अंदर पहुंचते हैं और वहां पड़े आर्मर्ड लिजर्ड्स के विशाल ढेर को देखते हैं
दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों व्यापारियों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा गांव इतने सारे मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है। लेकिन वैन को सिर्फ एक बात जाननी थी, क्या वे लोग ये पूरा माल खरीद सकते हैं? दोनों मर्चेंट्स तुरंत हामी भर देते हैं। हालांकि वे वैन से लगभग 1 महीने का समय मांगते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल के सामान की जांच और ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें पूरी टीम बुलानी पड़ेगी। वैन उनकी बात मान लेता है और कहता है कि वे थोड़ा मीट मुफ्त में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो इतने सारे मीट को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, वरना ये सब बेकार होकर सड़ जाएगा। इसके बाद वैन उन दोनों भाइयों को कुछ हथियार दिखाता है जो बिक्री के लिए तैयार थे। हथियारों की क्वालिटी देखते ही दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे बिना किसी मोल भाव के वैन की बताई हुई कीमत मान लेते हैं। फिर वैन उनसे कहता है कि वे इन हथियारों को मार्केट में अच्छे से प्रमोट करें, लेकिन दोनों भाई थोड़ा झिझकने लगते हैं। वैन तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों सोच रहे हैं कि अगर वे इस जानकारी को छुपा लें तो वैन की तलवारों के बिजनेस पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। वैन उन्हें समझाता है कि चाहे वे कितना भी राज रखने की कोशिश करें, लोग आखिरकार इस गांव तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि यहां आने वाला रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह सुनते ही दोनों भाई एकदम चौंक जाते हैं। तभी वैन उन्हें एक और तरीका बताता है जिससे वे बहुत जल्दी अच्छा फायदा कमा सकते हैं। दोनों व्यापारी उत्सुक होकर उसकी बात सुनने लगते हैं। वैन उन्हें ऑफर देता है कि वे इसी गांव में अपनी दुकान खोल लें। यह सुनते ही दोनों भाई खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और वैन के सामने झुककर उसका धन्यवाद करते हैं। वैन उनसे कहता है कि वे तुरंत अपनी दुकान की तैयारी शुरू करें, लेकिन इससे पहले कि दोनों को समझ आता कि वो क्या कहना चाहता है, वैन अपनी शक्तियों से उनके लिए एक शानदार दुकान तैयार कर देता है जो बिल्कुल उनके सपनों जैसी थी। इसके बाद वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे उनके साथ बिजनेस करने का इंतजार रहेगा। कुछ समय बाद वैन के पास 2 ऐसे मेहमान आते हैं जिनके आने की उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उनमें से एक लगभग उसकी उम्र की एक नोबल लड़की थी, जबकि दूसरी एक बेहद खतरनाक और अनुभवी महिला नाइट थी जो उसकी सुरक्षा कर रही थी। वो महिला नाइट शुरू से ही काफी सख्त और जजमेंटल नजर आ रही थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो खुद पता लगाएगी कि वैन सच में कोई जीनियस है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसी दौरान एस्पार्ता वैन को ढेर सारा काम सौंप देता है। वो वैन से कहता है कि अब उसे 10,000 लोगों के रहने लायक एक पूरे शहर की योजना बनानी होगी, क्योंकि जिस तेजी से गांव बढ़ रहा था वो जल्द ही एक बड़े शहर में बदलने वाला था। एस्पार्ता वैन से पूछता है कि वो किस तरह की फोर्ट्रेस सिटी बनाना चाहता है। वो बताता है कि ज्यादातर किले चौकोर आकार के बनाए जाते हैं, क्योंकि वही सबसे कॉमन डिजाइन है। लेकिन वैन का दिमाग कुछ अलग ही सोच रहा था। वो कहता है कि वो एक स्टार शेप फोर्ट्रेस बनाना चाहता है। उसके मुताबिक इस तरह की संरचना में दुश्मनों को हर दिशा से बनाए गए डिफेंस पॉइंट्स को पार करने में काफी मुश्किल होगी। एस्पार्ता को यह आइडिया काफी पसंद आता है और वो खुद भी वैन की मदद करने लगता है। तभी लाल बालों वाली नाइट कमरे में आती है और बताती है कि पड़ोसी फर्नांडो काउंट की तरफ से एक दूत उनसे मिलने आया है। वैन उन्हें अंदर बुलाता है और तभी पता चलता है कि वे वही नोबल लड़की और महिला नाइट हैं। वैन उनका स्वागत करता है। महिला नाइट अपना परिचय मीरा के रूप में देती है, जिसे हाल ही में प्रमोशन मिलकर वाइस काउंटेस का पद मिला था। वहीं दूसरी तरफ लड़की थोड़ी घबराहट के साथ अपना नाम आर्ट बताती है। वो काउंट फर्नांडो की सबसे छोटी बेटी थी। वैन दोनों को बैठने के लिए कहता है। मीरा बिना समय गवाए सीधे वैन से पूछती है कि उसके हिसाब से वे लोग यहां किस मकसद से आए हैं। वैन बिना डरे शांत आवाज में जवाब देता है कि वे लोग उसकी क्षमता को परखने आए हैं, ताकि अगर वह भविष्य में कोई बड़ा खतरा साबित हो सकता है तो उसे पहले ही अपनी तरफ किया जा सके। यह सुनकर मीरा हल्का सा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वैन ने उनकी असली मंशा बिल्कुल सही पकड़ ली थी। वह बताती है कि काउंट फर्नांडो को शक है कि मार्किस जाल्पा ने अपने जीनियस बेटे को यहां इसलिए भेजा है ताकि भविष्य में उनकी टेरिटरी पर कब्जा किया जा सके। लेकिन मीरा का मानना था कि वैन को यहां भेजने की असली वजह कुछ और है। उसके मुताबिक वैन के पास एलिमेंटल मैजिक नहीं है और इसी कारण उसे इस दूर गांव में भेज दिया गया। वैन तय करता है कि वह सच बताएगा। वह शांत तरीके से कहता है कि एलिमेंटल मैजिक वाली बात सही है, लेकिन वह यहां किसी युद्ध या साजिश के लिए नहीं आया। सच तो यह है कि उसके पिता ने उसे घर से लगभग निकाल ही दिया था। मीरा को उसकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं होता, क्योंकि इतने कम समय में गांव का इतना विकास होना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसे लगता है कि वैन के साथ गुप्त रूप से 5,000 सैनिक भेजे गए होंगे ताकि इस जगह को एक मजबूत मिलिट्री बेस में बदला जा सके। यह सुनकर वैन जोर से हंस पड़ता है। फिर वह माफी मांगते हुए बताता है कि उसे घर से सिर्फ उसका सामान पकड़ाकर भेज दिया गया था और कोई उसे विदा करने तक नहीं आया। मीरा हैरानी से डी एस्पार्ता और टिल की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वह भ्रम देख रही है।
तब डी आगे बढ़कर कहता है कि वह अपनी मर्जी से यहां रुका है ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। उसने नाइट कमांडर के वापस लौटने के आदेश तक को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद एस्पार्ता भी बताता है कि उसने रिटायरमेंट ले ली है और अब वह सिर्फ शौक के तौर पर वैन को पढ़ाता है। वहीं टिल मुस्कुराकर कहती है कि वह हमेशा वैन की सेवा करना चाहती है क्योंकि वैन हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आता है। हालांकि मीरा के मन में अब भी एक सवाल था, आखिर इतने कम समय में गांव का इतना तेज विकास कैसे हुआ? यह अभी भी उसके लिए रहस्य बना हुआ था। तब वैन उन्हें खुद अपनी शक्ति दिखाने का फैसला करता है। वह सभी को गांव के बाहर ले जाता है और एस्पार्ता से मिट्टी की एक बड़ी दीवार खड़ी करने को कहता है। मीरा बटलर के मैजिक को देखकर प्रभावित तो होती है, लेकिन कहती है कि माना खत्म होते ही यह दीवार ढह जाएगी। तभी वैन अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते उस मिट्टी की दीवार को मजबूत कंक्रीट में बदल देता है। इसके बाद वह लकड़ी के छोटे छोटे नैनो क्यूब्स से एक विशाल गेट भी तैयार कर देता है। यह नजारा देखकर मीरा और आर्ट दोनों पूरी तरह दंग रह जाती हैं। वे तुरंत वैन से उसके मैजिकल एट्रीब्यूट के बारे में पूछती हैं। वैन जवाब देता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, जिसे इस दुनिया में सबसे बेकार क्षमता माना जाता है और इसी वजह से उसे यहां निर्वासित कर दिया गया। यह सुनकर आर्ट को अपनी खुद की दुख भरी जिंदगी याद आने लगती है। इसके बाद मीरा अपने असली मकसद पर आती है। वह वैन को बताती है कि उसे यहां आर्ट का रिश्ता लेकर भेजा गया है, यानी काउंट चाहते हैं कि आर्ट की शादी वैन से हो जाए। वैन तुरंत समझ जाता है कि काउंट अपनी बेटी का रिश्ता इसलिए भेज रहे हैं ताकि भविष्य में वैन उनकी टेरिटरी पर हमला न करे। वैन शांत स्वर में कहता है कि शादी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह किसी से लड़ाई नहीं चाहता। उसका सपना सिर्फ इस गांव में चैन से जिंदगी बिताना है। मीरा उसे बताती है कि शुरुआत में वह इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि उसे लगता था कि आर्ट जैसी लड़की किसी छोटे और अनजान गांव में कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन अब वैन की क्षमता और उसका स्वभाव देखने के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। वह वैन की समझदारी, करिश्मा और मजबूत इरादों की तारीफ करने लगती है। यहां तक कि मजाक में कहती है कि अगर कानून इजाजत देता तो वह खुद वैन से शादी कर लेती। यह सुनकर वैन के दिमाग में थोड़ी देर के लिए अजीब ख्याल जरूर आते हैं, लेकिन हकीकत में उसके सामने सिर्फ आर्ट का रिश्ता था। इसके बाद मीरा सीधे आर्ट से पूछती है कि क्या वह वैन से शादी करना चाहती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसे वैन से बेहतर लड़का शायद ही कहीं मिलेगा। आर्ट शर्माते हुए कहती है कि वैन सच में अच्छा इंसान है, लेकिन उसने अभी तक शादी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। वैन भी मुस्कुराकर उसे कहता है कि वह आराम से सोच सकती है क्योंकि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मीरा बताती है कि वह रात भर गांव में ही रुकेंगी ताकि वह आराम से सोच सके। वैन थोड़ा शॉक्ड होता है, पर जब मीरा मेंशन में कमरे के बारे में पूछती है तो वह उनके लिए एक शानदार इन यानी होटल बनाने का फैसला करता है। इसके बाद वह डिनर करते हैं और वैन उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश करता है जो शायद उसकी फ्यूचर वाइफ बन सकती है। वो बताती है कि उसे फूल और डॉल्स जैसी क्यूट चीजें पसंद है और वैन उन डॉल्स को देखने की इच्छा जताता है। आर्ट खुश है कि कोई उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और वो अपनी कैरेज में रखी डॉल्स दिखाने के लिए मान जाती है। बाद में वैन उन्हें इन तक छोड़ने जाता है और मीरा उन दोनों बच्चों को अकेला छोड़ देती है ताकि वह बात कर सकें। आर्ट वैन को नाइस गाय बोलकर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वैन वापस मेंशन आता है जहां एस्पार्ता उसे समझाता है कि क्योंकि काउंट ने अपनी बेटी को एक नेमलेस विलेज के लॉर्ड से शादी के लिए भेजा है, इसका मतलब है कि उसके पास भी कोई एलिमेंटल मैजिक नहीं है। वैन को रियलाइज होता है कि आर्ट को भी उसकी तरह घर से निकाल दिया गया है और वह डिसाइड करता है कि अगर वह चाहे तो गांव में रुक सकती है, भले ही उनकी एंगेजमेंट ना हो। अगली सुबह टिल और काम वैन को जल्दी में जगाते हैं और वह गुस्से में उनसे वजह पूछता है क्योंकि वह अपने सपने में सिडनी स्विनी को किस करने ही वाला था। टिल उसे समझाती है कि असल जिंदगी में उसके पास इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और डी और स्पार्टा पहले ही मौके पर पहुंच चुके हैं। वैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे ढंग से बताएं तो सही हो क्या रहा है। तब टिल कहती है कि उसे सब कुछ लेक वैन पहुंचकर खुद ही पता चल जाएगा, वही झील जो उसने कुछ दिन पहले बनाई थी। वैन यह जानकर काफी शॉक हो जाता है कि गांव वालों ने उस झील का नाम उसके नाम पर रख दिया है और वह तुरंत अपने दिमाग में एक नोट बनाता है कि उन्हें गांव का नाम अपने नाम पर रखने से रोकना होगा। वो जल्दी ही झील के किनारे पहुंचता है जहां पूरा गांव पहले से ही जमा था। डी उसे सीधा उस हंगामे की वजह तक ले जाता है जो असल में झील में छुपी एक नन्ही सी मरमेड थी। एस्पार्टा वैन को बताता है कि मरमेड्स आमतौर पर घने जंगलों की खूबसूरत नदियों में रहती हैं, जहां इंसान उन्हें गंदा करने के लिए नहीं पहुंच सकते। लेकिन वैन की बनाई इस झील में कुछ मरमेड्स प्रकट हो गई हैं और कोई समझ नहीं पा रहा कि इतनी रेयर स्पीशीज इतनी दूर यहां तक कैसे आई। वैन फैसला करता है कि वह खुद मरमेड से बात करके उसके यहां आने का कारण जानेगा, पर वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो सोचता है कि क्या यह बाहरी है या इसे इंसानी जुबान समझ नहीं आती।
फिर वह एक ऐसा नुस्खा निकालता है जो पक्का काम करेगा। वो टिल और काम को ढेर सारा मीट लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि जैसा वैन ने सोचा था, खाने की भाषा हर कोई समझता है। रोस्टेड मीट को देखकर मरमेड उसकी तरफ तैरती हुई आती है और पूछती है कि क्या वह सच में इसे खा सकती है। वैन कहता है कि यह सब तुम्हारा ही है। और जैसे ही मरमेड उसे खाती है, उसे एहसास होता है कि यह तो उसी आर्मर्ड लजर्ड का मांस है। वो पूछती है कि इन खतरनाक लजर्ड्स को किसने हराया, और इससे पहले कि वैन हमम्बल बनकर गांव की टीम वर्क को क्रेडिट देता, सब लोग एक सुर में चिल्ला उठते हैं कि यह सब अकेले वैन ने किया है। मरमेड यह जानकर काफी सेटिस्फाइड लगती है और वह तुरंत पानी के अंदर जाकर गायब हो जाती है। वैन सोचता है कि शायद वह जल्दी वापस आएगी, पर ईस्पर्ता को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मरमेड्स बिग फुट से भी ज्यादा शाई होती हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन पूरा का पूरा मरमेड क्लैन वैन के दरवाजे पर हाजिर हो जाता है और उन्हें देखकर वैन के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद वह इसलिए आए हैं क्योंकि उसने आर्मर्ड लजर्ड्स को हराया था, और वह सोचता है कि क्या यह मरमेड्स उन बड़े स्केली मॉन्स्टर्स की पूजा करती हैं। एस्प्रा उसके इस आइडिया को एकदम बकवास बताता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर हम सीधा उनसे ही पूछ लें। तभी मरमेड्स का वो बड़ा और डरावना सा दिखने वाला लीडर आगे आता है और वैन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कल उसकी बेटी के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। वैन कहता है कि मोस्ट वेलकम, और फिर मरमेड किंग पूछता है कि क्या सच में उसने उन आर्मर्ड लजर्ड्स को धूल चटाई है। वैन हां तो कहता है, पर साथ में यह भी ऐड करता है कि यह एक टीम एफर्ट था। मगर उसकी यह बात कोई नहीं सुनता और सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा दिया। मरमेड किंग अचानक वैन को एक हीरो घोषित कर देता है और ऐलान करता है कि उसे उसकी बेटी लॉटा से शादी करने की इजाजत है। वैन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और मरमेड किंग उससे पूछता है कि क्या उसे लॉटा पसंद नहीं आई। वो उसे यकीन दिलाता है कि जब लॉटा बड़ी होगी तो वह सबसे बड़ी मम्मी बनेगी। लेकिन वैन सिर्फ प्रेजेंट को देख रहा है और वो मरमेड किंग से कहता है कि उसकी बेटी अभी महज एक बच्ची है। वो कहता है कि लॉटा को अभी शादी का ऐस भी नहीं पता, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की उसे हमेशा के लिए बांधने की कोशिश कर रही है। वो किंग से पूछता है कि आखिर क्या वजह है जो वो उसका रिश्ता ऑफर कर रहे हैं। मरमेड किंग बड़े दुख के साथ जवाब देता है कि उन्हें इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं है, पर हाल ही में आर्म लजर्ड्स ने उनके इलाके में घुसकर उनके बहुत से लोगों को मार दिया। इसलिए वह अपनी बेटी का हाथ किसी भी ऐसे हीरो को देने को तैयार है जो उन्हें हरा सके। वैन अब उनका लॉजिक समझ जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपने लोगों की हिफाजत के लिए बेटी का सौदा करने की जरूरत नहीं है। वो मरमेड किंग से कहता है कि लॉटा को बड़ी होकर अपनी मर्जी से शादी करने दें, क्योंकि वो उनकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते करेगा। मरमेड किंग पूछता है कि क्या उनके लोग इस झील में रह सकते हैं, और वैन तुरंत उन्हें अपने गांव का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो जाता है। वो झील के बीचों बीच तुरंत दुशानदार फ्लोटिंग हाउसेस बना देता है और मरमेड्स को वहां एकदम घर जैसा फील होने लगता है। तभी स्पार्टा वैन को याद दिलाता है कि उन्हें सीवेज यानी गंदगी का कुछ करना होगा, और यह सुनकर मरमेड किंग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। वैन उन्हें अपने गांव की आर्किटेक्चर समझाता है कि कैसे वह एक जॉइंट फ्लश सिस्टम यूज करके सारा कचरा सीवर्स के रास्ते दूर भेज देते हैं। मरमेड किंग मदद का ऑफर करता है क्योंकि उसके लोग वाटर बेंडिंग में माहिर हैं और उनकी वजह से वैन का काम बहुत आसान हो जाता है। मरमेड किंग कहता है कि सीवेज फ्लशिंग का काम अब से उनका है, क्योंकि एक सेफ जगह के बदले वह कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तभी वहां आर्ट और मम्मी मीरा पहुंचती हैं और मरमेड्स को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मरमेड किंग अचानक वैन को अपना दामाद कहकर पुकारता है और मदद के लिए थैंक यू कहता है, जिसे सुनकर दोनों इंसान लड़कियां शॉक हो जाती हैं। मीरा वैन से पूछती है कि क्या उसने मरमेड से शादी कर ली, जबकि लाइन में पहला नंबर 8 का था। इससे पहले कि वैन सारी गलतफहमी दूर कर पाता, लॉटा बड़े गर्व से ऐलान कर देती है कि वह वैन की पत्नी है। उसकी इस बात से वैन और आर्ट के बीच माहौल थोड़ा अजीब और तनाव भरा हो जाता है। इसीलिए अगले दिन वैन आर्ट को बोटिंग के लिए बुलाता है ताकि वह सारी गलतफहमियां साफ कर सके। लेकिन आर्ट उसे बताती है कि उसकी मां पहले ही उसे पूरी बात समझा चुकी हैं, इसीलिए अब उसके मन में कोई गलतफहमी नहीं है। यह सुनकर वैन राहत की सांस लेता है। इसके बाद आर्ट उसकी तारीफ करने लगती है कि कैसे उसने इतनी बड़ी झील बना दी और इतने कम समय में पूरे गांव को बदल कर रख दिया। तभी अचानक लॉटा वहां पहुंचती है और हमेशा की तरह वैन को खुशी से ग्रीट करती है। लेकिन जैसे ही वह उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है, उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वैन पहले से ही उसका पति बन चुका था। तभी ढेर सारे छोटे मरमेड बच्चे भी बोट के आसपास जमा हो जाते हैं और वैन को मीट लॉर्ड कहकर बुलाने लगते हैं। मस्ती करते हुए वे बोट को इतनी जोर से हिलाने लगते हैं कि आर्ट अचानक संतुलन खोकर सीधे वैन के ऊपर गिर जाती है। यह देखकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। आर्ट शर्म और घबराहट से लाल हो जाती है,
जबकि लोटा की जलन और बढ़ जाती है। वह फिर गुस्से में वैन से पूछती है कि यह अजनबी लड़की उसके पति के साथ क्या कर रही है। वैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पिता का शादी वाला प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था, इसलिए उनकी कोई सगाई तक नहीं हुई। यह सुनकर लोटा मुंह फुलाकर पानी के अंदर चली जाती है। वहीं बाकी मरमेड बच्चे वैन पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने उनकी प्रिंसेस को रुला दिया। वे बोट को और भी जोर से हिलाने लगते हैं, जिससे डर के मारे आर्ट वैन को कसकर पकड़ लेती है। वैन उन बच्चों को शांत करने के लिए मीट देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वे बिल्कुल नहीं मानते। कुछ समय बाद खुद मरमेड किंग वहां पहुंच जाता है। उसका गंभीर चेहरा देखकर बेचारा वैन अंदर से कांपने लगता है। मरमेड किंग कहता है कि उसने लोटा से सुना है कि वैन किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जबकि उसकी शादी पहले से तय हो चुकी है। यह सुनकर आर्ट घबरा जाती है, लेकिन वैन तुरंत साफ कर देता है कि उसने कभी भी लोटा से शादी के लिए हां नहीं कही। मगर मरमेड किंग इस समय कोई तर्क सुनने के मूड में नहीं था। वह तुरंत ऐलान कर देता है कि मरफोक और वैन के लोगों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर मरमेड्स जीत गईं तो वैन को आधिकारिक रूप से लोटा से शादी स्वीकार करनी पड़ेगी। वैन इस पागलपन भरे चैलेंज को मना करने ही वाला था कि तभी डी अचानक उसकी तरफ से यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। डी पूरे आत्मविश्वास के साथ वैन से कहता है कि नाइट ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर होने के नाते वह उसे हर हाल में जीत दिलाएगा। यहां तक कि एस्पार्ता भी पहली बार डी की बात से सहमत हो जाता है। उसका कहना था कि जितनी जल्दी यह झंझट खत्म होगा, उतना ज्यादा समय वैन अपनी पढ़ाई और काम पर दे पाएगा। वहीं पास खड़ी मीरा भी इस आइडिया को सही बताकर समर्थन दे देती है। वैन परेशान होकर कहता है कि अगर वह हार गया तो उसे तुरंत शादी करनी पड़ेगी, लेकिन टिल और बाकी लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसके हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैन को समझ नहीं आता कि डी हर बार उसकी जिंदगी में इतनी दखलंदाजी क्यों करता है, लेकिन आखिरकार मजबूरी में वह इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। मरमेड किंग कहता है कि मुकाबला पूरी तरह निष्पक्ष होगा, इसलिए 3 अलग अलग इवेंट्स रखे जाएंगे। वह वैन को पहला इवेंट चुनने का मौका देता है। अब जहां कोई और इंसान ऐसा गेम चुनता जिसमें उसे साफ फायदा मिलता, वहीं वैन अचानक वाटर पोलो चुन लेता है। यह गेम दोनों टीमों के लिए बराबर मुश्किल था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इसे खेलते कैसे हैं। इसके बाद वैन तालाब के बीचों बीच एक बड़ा पूल तैयार करता है और सबको उसके नियम समझाने लगता है। एस्पार्ता पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे खेल के बारे में नहीं सुना था। वहीं टिल वैन की तारीफ करते हुए कहती है कि वह सच में कमाल का इंसान है, क्योंकि उसे ऐसी चीजें भी पता हैं जिनके बारे में पुराने अनुभवी बटलर तक नहीं जानते। इसी बीच मीरा वैन से कहती है कि उसने जो स्विम सूट तैयार किए हैं वे लोगों का ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरी तरफ डी किसी जिम फ्रीक की तरह अपने मसल्स दिखाने में बिजी था। वैन मीरा से पूछता है कि क्या वह भी इस गेम में हिस्सा लेने वाली है। मीरा तुरंत हां कहती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वैन की शादी मरमेड प्रिंसेस के बजाय आर्ट से हो, और आर्ट की सुरक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हो जाता है। इंसानों की तरफ से मीरा और टिल मैदान में उतरती हैं, जबकि मरफोक की तरफ से लोटा और उसका पिता खेल रहे थे। गेम शुरू होते ही मरमेड किंग एक शानदार सर्व करके पहला पॉइंट हासिल कर लेता है। धीरे धीरे दोनों मरमेड्स इंसानी टीम पर भारी पड़ने लगते हैं, जो कि किसी भी समझदार इंसान के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। हाफ टाइम तक स्कोर का अंतर काफी बढ़ चुका था और यह देखकर टिल का आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन मीरा उसकी यह बात सुनकर भड़क जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि क्या वैन के लिए उसकी वफादारी इतनी कमजोर है कि वह एक छोटे से मुकाबले में हार मान ले। मीरा की बात टिल के अंदर नया जोश भर देती है। सेकंड हाफ शुरू होते ही दोनों पूरी ताकत के साथ खेलना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे मरमेड से पॉइंट्स वापस छीनने लगती हैं। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद दोनों टीमें मैच पॉइंट तक पहुंच जाती हैं और अब जीत हार अगले पॉइंट पर टिकी होती है। मरमेड किंग जोरदार स्पाइक मारता है और उसे रोकने के लिए मीरा ऊंची छलांग लगाती है, लेकिन वह गेंद को पार नहीं कर पाती। टिल भी उसे बचाने में असफल रहती है और इसी के साथ मरमेड्स पहला राउंड जीत जाती है। यह हार देखकर टिल पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का उत्साह बिल्कुल कम नहीं होता। वह ऐसे जोश में थी जैसे कोई स्पोर्ट्स एनीमे का सबसे बड़ा फैन हो। वैन उसे इतना उत्साहित देखकर खुश होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी टीम पहला गेम हार चुकी थी। इसके बाद मरमेड किंग दूसरे मुकाबले का ऐलान करता है। वह कहता है कि अगला इवेंट एक स्विमिंग रिले रेस होगा। यह सुनते ही वैन को एहसास हो जाता है कि अब उनकी हार लगभग तय है, क्योंकि पानी में मरमेड्स को हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन डी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि यह तो बहुत आसान है। तभी काम भी टीम में शामिल होने के लिए आगे आता है। जल्द ही रेस शुरू हो जाती है। लोटा और काम एक साथ पानी में छलांग लगाते हैं। जैसा सभी ने सोचा था, लोटा शुरुआत में ही बड़ी बढ़त बना लेती है। काम पूरी ताकत से उसके पीछे तैरने की कोशिश करता है,
लेकिन लोटा बेहद आराम से आगे बढ़ रही थी। वह पानी के नीचे और भी तेजी से तैरते हुए अपने साथी तक पहुंचने लगती है। काम किसी तरह उसके पीछे पहुंचकर डी को टैग कर देता है और तभी असली मुकाबला शुरू होता है। डी अचानक बटरफ्लाई स्ट्रोक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो स्विमिंग का सबसे कठिन तरीका माना जाता है। यह देखकर वैन सोचने लगता है कि उसने फ्रंट क्रॉल जैसा आसान तरीका छोड़कर यह क्यों चुना। तभी बाकी नाइट्स बताते हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक से डी अपने पूरे शरीर और मसल्स की ताकत इस्तेमाल कर सकता है। अगले ही पल डी किसी मोटरबोट की तरह पानी चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वह मरमेड प्रतियोगी को पीछे छोड़ देता है और आखिरकार इंसानों की टीम दूसरा राउंड जीत जाती है। मरमेड किंग को यकीन ही नहीं होता कि वे लोग तैराकी में हार गए। दूसरी तरफ डी अपनी जीत पर बेहद गर्व महसूस कर रहा था। वह खुशी खुशी पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इतनी तेज स्पीड से तैरने की वजह से पानी के दबाव ने उसके स्विमसूट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद मरमेड किंग फिर से वैन के पास आता है। वह अब भी अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार दिखाई देता है। मरमेड किंग वैन से कहता है कि अब आखिरी और निर्णायक गेम चुनने की बारी उसकी है। वैन कुछ देर सोचने के बाद ऐसा मुकाबला तय करता है जो दोनों पक्षों के लिए पूरी तरह बराबरी का हो। वह तुरंत एक आइस शेविंग मशीन बना देता है और प्लूरियल से बर्फ तैयार करने को कहता है। फिर वह उस बर्फ को बारीक शेव करके उस पर अलग अलग फ्लेवर वाले सिरप डाल देता है। यह सब देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यह कौन सा मुकाबला होने वाला है। तब वैन सबको बताता है कि आखिरी प्रतियोगिता शेव्ड आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट होगी और वह खुद इसमें हिस्सा लेगा। इसके बाद वह अपने लिए एक पार्टनर मांगता है और तभी आर्ट अचानक हाथ उठाकर उसके साथ खेलने की इच्छा जाहिर करती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग मरमेड्स के रेस्ट हाउस में इकट्ठा हो जाते हैं। चारों प्रतियोगियों के सामने शेव्ड आइस से भरे बड़े बड़े बाउल रखे जाते हैं। जैसे ही एस्पार्ता मुकाबला शुरू होने का संकेत देता है, सभी लोग तेजी से बर्फ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में हर किसी को उस भयानक ब्रेन फ्रीज का सामना करना पड़ता है जो ठंडी बर्फ तेजी से खाने पर होता है। इसके बावजूद मरमेड किंग हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि किसी भी हालत में वह लोटा की शादी वैन से करवाकर रहेगा। वह दर्द सहते हुए लगातार बर्फ खाता रहता है और लोटा भी अपने पिता का साथ देते हुए उसी तरह मुकाबला जारी रखती है। यह देखकर वैन को लगने लगता है कि शायद वे लोग हार जाएंगे। तभी आर्ट धीरे धीरे अपने ब्रेन फ्रीज से बाहर निकलती है और एक एक चम्मच करके दोबारा बर्फ खाना शुरू कर देती है। उसे हार न मानते देखकर वैन को भी हिम्मत मिलती है और वह फिर से पूरी ताकत के साथ मुकाबले में जुट जाता है। कई मिनट तक चले बेहद कठिन और दर्दनाक मुकाबले के बाद आखिरकार वैन और आर्ट अपने बाउल पूरी तरह खत्म कर देते हैं और तीसरा मुकाबला जीत जाते हैं। मरमेड किंग बड़े दिल से अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वैन राहत महसूस करता है क्योंकि अब उस पर लोटा से शादी करने का दबाव नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मरमेड किंग उसे अभी भी अपना दामाद कहकर बुलाता है और हंसते हुए कहता है कि इस मुकाबले ने तो सिर्फ यह साबित किया है कि वैन उसकी बेटी के और भी ज्यादा लायक है। यह कहकर वह आराम से वापस चला जाता है और बेचारा वैन सोच में पड़ जाता है कि अगर नतीजा आखिर में यही रहना था तो इस पूरे मुकाबले का मतलब ही क्या था। तभी जरूरत से ज्यादा ठंडी बर्फ खाने की वजह से वैन के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसके सारे दोस्त तुरंत उसके आसपास इकट्ठा होकर उसका हाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ मीरा आर्ट की तारीफ करती है और कहती है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आर्ट की नजरें सिर्फ दूर बैठे वैन पर टिकी होती हैं जो अपने वफादार दोस्तों से घिरा हुआ था। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि आखिर वैन को इतना प्यार और अपनापन कैसे मिलता है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी तो हमेशा अकेलेपन में बीती थी। बचपन में उसके पिता हमेशा अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास उसके लिए कभी समय ही नहीं होता था। उसकी मां को भी बच्चों की परवरिश में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आर्ट को एक नैनी के भरोसे छोड़ दिया और खुद दुनिया घूमने निकल गई। जैसे जैसे आर्ट बड़ी होती गई, किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो काफी शर्मीली और थोड़ी कमजोर स्वभाव की थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी जिस पर उसे गर्व था, उसका मैरियनेट मैजिक, जिसकी मदद से वो पपेट्स को बेहद शानदार तरीके से कंट्रोल कर सकती थी। आर्ट को उम्मीद थी कि शायद इसी टैलेंट से वो अपनी मां को प्रभावित कर पाएगी, लेकिन वो पूरी तरह गलत थी। उसकी मां ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे थप्पड़ मार दिया और हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि नोबल्स की नजर में मैरियनेट मैजिक को सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि एक खतरनाक और बुरी शक्ति माना जाता था। उसके बाद सब ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और जब वो 10 साल की हुई तो उसके बाप ने उसे गुमनाम गांव के लॉर्ड से शादी करने के लिए भेज दिया। वो काफी परेशान थी, पर बैन तो एक बहुत ही नेक दिल इंसान निकला।
भले ही उसके पास एक यूजलेस मैजिक था, फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहता था और हर कोई उससे प्यार करता था। बैन को देखकर आर्ट अब फैसला करती है कि वो अपनी पपेट्री मैजिक की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगी, ताकि एक दिन लोग उसे उसके हुनर के लिए पसंद करें। अगले दिन बैन विलेजर्स को कुछ नए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इकट्ठा करता है और रात को एक शानदार बारबेक्यू पार्टी का लालच देकर उन्हें पूरा हाइप कर देता है। तभी आर्ट वहां उसे ग्रीट करने आती है और पूछती है कि क्या वो उसे काम करते हुए देख सकती है, क्योंकि वो भी बैन की तरह बनना चाहती है। पर दोस्तों, ये कहानी अब यहीं खत्म होती है और ये वीडियो भी। याद से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखने के लिए शुक्रिया। क्या आर्ट अपनी पपेट्री मैजिक से सबका दिल जीत पाएगी? अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं।